श्रीमद्परमगम्भीर स्याद्वादमोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। मोक्षार्थियों, जिन शासन एक अथाह समुद्र है। यह एक कामधेनु है, एक कल्प वृक्ष है, एक चिंतामणि रत्न है। लोक में जिसे कहते हैं ना वन स्टॉप शॉप, वन स्टॉप सॉल्यूशन, वन स्टॉप केयर। एक जगह जाने पर ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो आपको वहां पर नहीं मिलेगी। 25 जगह घूमना फिरना, ये सब भटकन के अवसर नहीं होते वहां। जिन शासन सकल विद्याओं का भंडार है, मूल स्रोत है। हमारे भगवान ही मूल में सकल विद्या के ज्ञाता है। भगवान के 46 गुणों में 34 अतिशयों के अंतर्गत एक अतिशय है भगवान का, शायद देवकृत अतिशय होगा, प्लीज देख लेना चाहिए। सकल विद्याओं के धनी, इसीलिए भगवान को आयुर्वेदिक ग्रंथ लिखते समय मंगलाचरण में वैद्य ऐसा कहा गया है। कल्याण कारकम नाम का एक आयुर्वेद शास्त्र है जैनियों का, अति प्राचीन। उसमें भगवान को मंगलाचरण करते समय वैद्य कहा जा रहा है। एंड जनरली वैद्य कहते लोग समझने लगते हैं कि डॉक्टर की बात करने लग गए, बट वे ये भूल जाते हैं कि वैद्य ये शब्द विद धातु से बना है, और विद धातु ज्ञानार्थक होता है, और सर्वज्ञत्व का सूचक वैद्य होता है। वैद्य का अर्थ स्वास्थ्य संबंधी जानकार ही नहीं, सच पूछो तो वैद्य का अर्थ जानकार होता है, जानकार। लोक में समाज में रूढ़ हो गया स्वास्थ्य संबंधी जानकार, वो एक बात अलग है। खैर, मैं तो थोड़ा बाहर चला गया। मुझे ये कहना है आपको, जिन शासन में समस्त प्रकार की विद्याएं हैं, आदिनाथ के समय में जो 64 कलाएं अथवा 72 कलाएं पुरुषों को और महिलाओं को बताई जाती थी, वे सब उस समय से विकसित है। षट कर्मों में असी, मसी, कृषि, शिल्प, वाणिज्य, कला, यह सब तब से ही विकसित है, कोई नई बात नहीं। हमारे शास्त्रों में आयुर्वेद, ज्योतिष, वैद्यक, ज्ञानार्णव आदि ग्रंथों में प्रेगनेंसी के जो स्टेजेस होते हैं, जो आजकल हॉस्पिटल्स में दिखाए जाते हैं, अलग अलग पोस्चर्स मंथ वाइज, ऐसे तो हजारों पोस्चर्स बीच के रख दिए हैं खोलकर। यही वो ग्रंथ कहता है कि 27 ऐसे चिन्ह हैं आदमियों में जो उसका मरण को निश्चित करते हैं। मैंने कभी आपको बाहर खड़े रहते हुए एक बार कह रहा था, आपको याद आ रहा? शाबाश। मैं ये कह रहा था जैसे हार्ट बीट एक चिन्ह है, आदमी जिंदा है कि मुर्दा है देखने के लिए। एक पहला ही चिन्ह है श्वासोच्छ्वास देखा जाए, और मृत घोषित करते समय कपास डाल दिया जाता है, जिससे तय हो सामने वाला आदमी सोया नहीं है, वो मरा, हमेशा हमेशा के लिए सो चुका है। उसी प्रकार मैंने ये कहा था एक पल्स बीट भी होती है, मैंने कहा था आपको। वैसे मैंने कहा था आपको
हमारे टॉयलेट के स्थान पर भी जांघों में एक पर्टिकुलर स्थान पर हाथ लगाओ तो वहां पर निरंतर एक पल्स नर्व फड़कती रहती है। किसी ने गौर किया है? वो तो दिखाना पड़ेगा आपको उसके बाद ध्यान में आएगा। 27 ऐसे अलग अलग चिन्ह हैं। उन चिन्हों के मुताबिक यदि विचार किया जाए तो बहुत करके बहुत बार ऐसी भी संभावना है जिसे मृत घोषित किया गया है, उसमें अभी भी जान की गुंजाइश है। इसीलिए एक दिन कोई ये कह रहा था कि मुर्दा भी जग गया, जिंदा हो गया, ऐसी भी विद्याएं है। मैंने कहा नहीं, उनके पास वो विद्या ही नहीं है कि ये मृत हो गया है कि नहीं हो गया है ये पहचान पाए। अभी मैं जबरन बाहर जा रहा हूं जबकि मुझे जाना भी नहीं है, बट अभी मौका है तो बता देता हूं। बहुत टाइम पहले की एक घटना है, हो गए होंगे 10-15 साल पहले की बात होगी, इवन मोर होगी, जहां पर राजस्थान के हॉस्पिटल की एक घटना है जहां पर यह बताया गया जा रहा था कि एक बच्चा मर गया एंड माँ सदमे में चली गई और वह आलाप विलाप करने लग गई और खूब रोते समय उसने बच्चे को गले से लगा लिया, मृत बच्चे को, और इतनी रोने लग गई छाती से लगाकर कि हो नहीं सकता, तू जा नहीं सकता, तू जा नहीं सकता। एंड 2-4 घंटे के अंतराल से उनकी भाषा में चमत्कार हो गया और बच्चा जग गया। अभी विज्ञान को तो कम से कम बताना ही चाहिए, हीट की जरूरत थी उसको, हीट की। कभी कभी पंपिंग की जरूरत होती है, कभी कभी हीट की जरूरत होती है। वो हीट मिल जाए और छाती पर लगा कर रखा तो हीट उतनी मिल गई तो जो धीमी पड़ी हुई सांस थी वो बोलने लग गई विशेष रूप से, और कुछ नहीं हुआ। एनीवे, आइए नोट कराइए। ज्योतिष, आयुर्वेद हो, वैदिक शास्त्र हो, इवन शस्त्र कला हो, वास्तुशास्त्र हो, गणितीय शास्त्र हो, भौगोलिक शास्त्र हो, एरोस्पेस के शास्त्र हो, सोलर सिस्टम को कहने वाले शास्त्र हो, अध्यात्म हो, व्याकरण हो, मंत्र विद्याएं हो, मंत्र तो कैसे कैसे मंत्र, वशीकरण मंत्र, वाजीकरण मंत्र, जलगताएं आदि विद्याएं जिसमें जल पर चल सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं, आदि आदि। ये सब विद्याओं के भंडार हमारे जैन शासन है। मैं कुछ अद्भुत पहलू पर चर्चा करने जा रहा हूं। हो सकता है ये 2-4 सेशंस में ले लूं, आधे घंटे के सेशंस का मैंने प्लान आउट किया है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये नया तो टॉपिक होगा ही, इक्वली इंटरेस्टिंग भी ये टॉपिक होना चाहिए। आपको पता चलेगा जिन शासन के गर्भ में क्या क्या छिपा है, जिन शासन का युक्तिवाद क्या कहता है, जिन शासन का तर्कवाद क्या कहता है, क्या कहता है जिन शासन का हेतुवाद, लॉजिकल अप्रोच इसकी, उसकी डेप्थ कितनी है, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ सांकेतिक भाषाएं किस प्रकार होती है, पहले इसका ज्ञान मैं आपको करा दूं। कभी कभी क्या होता है मुझे जो सीधी बात कहनी है जिन शासन की, वो तो शायद अगले पीरियड से ही चालू होगी। मैं आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन पहले दे देता। कभी कभी सांकेतिक भाषा का प्रयोग लोक में होता है। सांकेतिक भाषा मतलब गुप्त भाषा होती है, उसे कुट्ट भाषा भी कहते हैं, गुप्त भाषा भी कहते हैं, और इसको कोड लैंग्वेजेस भी कहते हैं। कोड लैंग्वेजेस, इसे सीक्रेट लैंग्वेजेस भी कहते हैं। किस प्रकार ये वर्क करती है थोड़ा मैं ये बता देता हूं पहले आपको। एक जमाना था बच्चों, जब हम मार्केट जाते थे किसी दुकान पर और कुछ आइटम लेते थे
तो पाउच पर वो पढ़ के दिखाता था 9 रुपीज। कस्टमर उसको देख लेता था ये 9 रुपीज और उसको 9 रुपए दे देता था। एक टाइम ऐसा था। कभी ये भी लिखा रहता था लोकल टैक्स एक्स्ट्रा, अपने जमाने में सब चलता था। अब लोकल टैक्स एक्स्ट्रा के नाम पर कितना भी लूट लेता था वो। बाद में गवर्नमेंट को ये समझ में आया कि दुकानदार तो कितना भी लूटपाट कर सकता है इसमें, तो एक प्रॉपर रेट डाल दिया विच इज इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इस रेट से ऊपर आपको नहीं मिलेगा। तो उसमें थोड़ा सा ये छल प्रपंच घट तो गया, बट फिर भी कभी कभी क्या होता था, जो 6 लिखा है ना, उस 6 के आगे कभी तरकीब से एक भी कोई खींच ले और 1616 करे, तो इसमें आपको क्या पता चलेगा? कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? और कभी कभी तो कंपनी वाले भी कर लेते थे, बैच नंबर भी चेंज कर लेते थे। कभी मैन्युफैक्चरिंग डेट के भी स्टिकर साटा करने पेस्ट कर सकते थे, ये सब बातें कर सकते थे। और इस विधि से एक्सपायरी डेट भी वे शिफ्ट करते रहते थे। ऐसा एक जमाना था। एंड प्राइजेस गांव वालों को, देहाती लोगों को तो समझ में आती नहीं है, वो कैसे भी मैनिपुलेट की जा सकती थी। तो अभी अभी 10-20 साल में, 20 साल कहने चाहिए, एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। वो टेक्नोलॉजी कौन सी? बार कोड की। कौन सी? बार कोड कहते हैं उसे, बार कोड। कितने जन समझ गए मेरी बात को? बार कोड किसे कहते हैं? कितने जन जानते हैं बार कोड? अरे यार आप लोग क्या एक बार कोड होता है, बार कोड। अभी आजकल प्रोडक्ट पर कीमत नहीं लिखी जाती, किसी भी प्रोडक्ट पर कीमत नहीं होती आजकल, खत्म, वो ट्रेंड खत्म। केवल बार कोड्स होते उस पे। अभी आपको समझ में आएगा। सफेद और काली लाइंस ऐसी अल्टरनेशन में होती है, कोई थिक होती है, कोई थिन होती है, ऐसी होती है। कितने जन को समझ में आ गया अभी बार कोड? बस बार कोड। लेजर बीम उस पर डालकर कंप्यूटर के वहां केवल चेकिंग होती है। उस बार कोड में मैन्युफैक्चर डेट, उसका बैच नंबर, उसकी कंपनी कौन सा डिवीजन से आई है, कौन से स्थान, कौन से लोकेशन से आया है, इसका एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसका प्राइस कितनी है एक्चुअली, वो सब डिटेल्स उसमें आ जाते हैं। अभी इसमें ट्रांसपेरेंसी हो गई, जिसमें कोई किसी को चीट नहीं कर सकता। मैनिपुलेशन के अवसर ही खत्म हो गए। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? इसे कहते हैं कोड लैंग्वेजेस। क्या कहते हैं? इतना मजा आएगा आपको यदि मेरा मूड बना रहा और ज्यादा चल जाए 3-4 पीरियड से, तो मैं आपको अद्भुत विषय बताऊंगा जो हमारे जिनवानी में छिपे हैं, ये रहस्य करनानी योग आदि में। शायद फिर आपको अवसर नहीं आएगा समझने का, तो मैं कोशिश करूंगा ये सब मैं यहां पर कवर करूं। उसी प्रकार आजकल, पहले क्या होता था, जैसे मुझे आपके अकाउंट पे ट्रांसफर करने होते थे पैसे, तो मैं कहता था अकाउंट नंबर दो, और फिर कभी कभी उसमें कुछ दिक्कतें हो सकती थी, गफले होने के अवसर हुआ करते थे। कुछ किसी को शेयर करो अपने डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, तो कभी कभी दिक्कतें आती थी। लिंक किसी को दे दो तो लिंक उसको वैसे ही कॉपी कर पाए नहीं कर पाए, कभी कभी दिक्कतें आती थी। अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ने QR कोड, आप उसे स्कैन करो, दैट्स ऑल, खत्म हो गया। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? इसे कहते हैं कोड। QR कोड। व्हाट इज दैट QR रियली? व्हाट इज द फुल फॉर्म? एनीवे, चलो जो भी होगा। मंगलायतन से एक 6-7 साल पहले पवन जी भाई साहब ने अच्छे प्राचीन भजन के गायन का आयोजन किया रिकॉर्डिंग की दृष्टि से, और बहुत सुंदर एक डिस्क रिकॉर्ड करके उस डिस्क में उसको सब अंकित कर दिया। बाद में उन्हें यह पता चला और उनको ख्याल में आया कि मुझे इस भजनों की सीडी के साथ साथ भजनों की पुस्तक भी छपानी है, ताकि सुनते समय वो पढ़ भी सके। कितनी विजन होगी, दूरदृष्टि होगी। मेरे पास ये सब है जो 7-8 साल पहले जो रिलीज हुई थी उनकी,
बहुत सुंदर शानदार पुराने वचन है। अभी किसी ने उनको सुझाव दिया, ये सीडी आप कब तक बांटते रहोगे, ये पुस्तकें कब तक छापते रहोगे? यदि ये चली जाए पंजाब में आज और उसको भाव हो मुझे भी सीडी चाहिए, मुझे भी ये भजन सुनने हैं, तो क्या सोर्स होगा? तो किसी ने उन्हें सुझाव दिया क्यूआर कोड का जमाना है अभी, वहां पर उस कागज पर क्यूआर कोड कर दो, आप वो उसको ट्रेस करेगा, बराबर वो भजन वगैरह लगा सकेगा, ऐसा कुछ है। तो उसके लिए इतनी कन्वीनियंस हो गई है, आप क्यों इतने छपाते जा रहे हो? जिसे सुनने हैं वे कभी भी कोड पर फोकस करे और कोड उस इमेज को पढ़कर उस पर्टिकुलर भजनों की तरफ वो बढ़ सकेगा। एनीवे, इसे कहते हैं कुछ कोड लैंग्वेजेस बच्चों, कोड लैंग्वेजेस। एंड कोड लैंग्वेजेस अपने अपनी फील्ड्स में सब जगह यूज होती है। जैसे एक पर्टिकुलर पौधे आते हैं जिसे बायोलॉजिकल टर्म है विनका रोजिया, उसे क्या कहेंगे मराठी में? उस वनस्पति को, उस फूल को, साधारण फूल होते हैं जहां चाहे जहां पाए जाते हैं, उसे बॉटनिकल नेम क्या है? विनका रोजिया। अब हम तुलसी का नाम देखने जाएंगे तो तुलसी नहीं कहते बायोलॉजी में, बॉटनी में उसे तुलसी नहीं कहते, लोक भाषा में वो तुलसी है। बॉटनिकल लैंग्वेज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, जो लैटिन वर्ड का प्रयोग किए हुए होते हैं वो उनके टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। एक 28/9/2001 का अखबार दैनिक जागरण की मैं बात कर रहा हूं। कौन से दिन की बात कर रहा हूं मैं? 28/9/2001। दैनिक जागरण की एक न्यूज में आपके सामने पढ़कर दिखाता हूं छोटी सी। कुछ आतंकवादियों को पकड़ा गया कहीं, उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। पढ़कर मतलब पढ़कर तो नहीं दिखा रहा हूं मैं, जिन्हें चाहिए, मैं अखबार तो पढ़ता नहीं हूं। जैन पांडुलिपियां और शिलालेख एक पुस्तक है मेरे पास, पेज नंबर 11 के फुटनोट पर यह सब छपा है जो मैं आपको बोल रहा हूं। आतंकियों की, फिर उन्होंने, कोर्ट ने उन्हें पूछा कि आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला, तो उन्होंने कहा हाँ हमारी कोड लैंग्वेजेस होती है ऐसे। जैसे, तो फिर उन्होंने कहा, जैसे हमने कहा आटा कल पहुंच जाएगा, तो आटा मतलब आटा नहीं है, आटा का मतलब होता है RDX। तेल का कल पहुंच जाएगा, तेल का मतलब होता है नाइट्रो इंजन, टू बर्स्ट। RDX को बर्स्ट करने के लिए, एक्सप्लोड करने के लिए जिस इंजन का प्रयोग होता है। झाड़ू लाना जल्दी, झाड़ू। झाड़ू का मतलब AK-47 राइफल को झाड़ू कहते हैं। चप्पल का मतलब, बोलो, पिस्तौल को चप्पल कहते हैं। दाने गोलियों को कहते हैं। डिक्शनरी जब कहा उन्होंने, तो डिक्शनरी का मतलब डिक्शनरी नहीं, वो दूसरों के सामने कैसे बोल पाएंगे आतंकी? तो डिक्शनरी का मतलब रिमोट कंट्रोल। किताब का मतलब एक्सप्लोजन के जो स्टार्टर्स होते हैं, अब देख लेना चाहिए, मैं भी इतना जानकर तो कुछ हूं नहीं। टॉर्च लाना का मतलब रॉकेट लॉन्चर्स लाना। बस इतनी छोटी सी जानकारी मैंने इसीलिए दी आपको। इस प्रकार कोड लैंग्वेजेस का प्रयोग अपनी अपनी फील्ड में सब जगह होता रहता है। जो तर्कवाद हम देखने जा रहे हैं, अगली पीरियड से देखेंगे, इतना गजब का है ये। वो तर्कवाद कैसे वर्क करता है उसके लिए मैं थोड़े से उदाहरण भी दे देता हूं आपको बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी ने मरते समय अपने लड़के को ये कहा, बेटा मैंने बहुत सारी संपत्ति जोड़ के रखी है, पापा कहां मिलेगी, कहां मिलेगी? जीवन भर की पूंजी कहां पर रखी है? बाप यदि ये कह ही नहीं पाए, बच्चे को कह ही नहीं पाए, तो असफलता पिता की ज्यादा मानी जाएगी। बट वो सहजता में बोल दे बच्चे को, यहां प्रॉपर्टी है, और बच्चे पर अभी विश्वास है नहीं,
अकलवान है ही नहीं, उड़ा देगा यहाँ वहां। तो जैसे कोड लैंग्वेजेस में हमारे ग्रंथ में ऐसी बात आती है, अभी अभी इतिहास में आती है, बहुत पुरानों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। उन्होंने ये कहा इस मंदिर के शिखर में बहुत धन गड़ा है, ले लेना बेटा। अंतिम शब्द बोले और पिताजी चलते हैं। अब बेटा माता खुजला खुजला कर परेशान हो रहा है। वो ये कह रहा है, सोच रहा है ये मंदिर सामने 200 मीटर दूर पर, और पिताजी ये कह रहे हैं उस शिखर में धन गड़ा है, ले लेना। अब वो चल दिया मंदिर की तरफ, अंदर से देख रहा है, बाहर से देख रहा है उस शिखर को, और उसको देखकर किसी एंगल से उसको ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पर धन गड़ा होगा, और गड़ा भी होगा तो शिखर को उसके उसके फादर का तो है नहीं, वो शिखर जाकर कोई तोड़ेगा क्या मंदिर का उसके पीछे? क्या होगा क्या होगा? कोड लैंग्वेजेस के मैं थोड़ी सी एंटर कर रहा हूं अभी फील्ड में, मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं आपको थोड़ा अंदाजा आएगा इसका, शायद आप समझ रहे हैं। तो पिताजी ने जाते समय लड़के को और एक बात कही थी, बेटा मेरे दोस्त फलाने जी, उनका साथ तुम कभी नहीं छोड़ना, जब भी संकट में पाओ ही विल रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। तुम कभी भी उनकी नजदीकी करना, वो सब सलाह मशवरा अच्छा करेंगे। ठीक है, वो उनके पास चला गया, पिताजी ने ऐसा कहा तो मुस्कुराए। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि मुझे देखने को पढ़ने मिल सकती है वो चीज, लेकिन कहते हैं ये सीक्रेट है। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे दावा है तुम अधूरी बात पढ़ रहे हो। तो उन्होंने पढ़कर दिखाई पूरी बात, तो पूरी बात ऐसी नहीं थी। पूरी बात ये थी, मंदिर का शिखर, संपत्ति का स्थान क्या लिखा था, मंदिर का शिखर, तिथि और समय। क्या लिखा था? तिथि और समय। जैसे वैशाख शुक्ल तीज, मैं अक्षय तृतीया की तिथि ले रहा हूं, और लिखा था वहां पर दिन में 10:12:30। कितने जन समझ रहे हैं बात को? अब इसका अर्थ तो सामान्य जन इतना ही समझ सकता है कि इस समय में शिखर को खोदा जाए। अरे लेकिन शिखर को खोदा जा सकता भी है क्या? संभव भी है क्या? हमारी नियंत्रण में भी है क्या वो? तो दोस्त ने यह समझाया, ऐसा नहीं कहना चाहते हुए, ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि प्रॉपर्टी तो तुम्हारी प्रॉपर्टी तो तुम्हारी प्रीमाइसेस में होगी, किसी और के प्रीमाइसेस में थोड़ी होगी। तुम देखना उस तिथि को, उतने बजे वो शिखर कहां पर अपनी रिफ्लेक्शन छोड़ता है। सूरज अपनी दिशा इस कदर कर देगा कि छाया परछाई ठेठ तुम्हारे आंगन में ही पड़ेगी। वाह, ये तो गजब हो गया बोले। तो जब उन्होंने उस तिथि की राह देखी और उतने बजे ठेठ उसने देखा, उस पर्टिकुलर स्थान पर शिखर बन गया उसके आंगन में। उसने एग्जैक्टली इतने बड़े आंगन में वहीं पर खुदवाई चालू की और वहां उसे गुप्त धन मिल गया। यह सांकेतिक भाषा इसे कहते हैं। कितने जन समझ रहे बच्चों? और कुछ मैं साइट आउट करता हूं आपको याद आ रहा होगा, एक कहानी हम सबको पढ़ाई गई है, बेशक मुझे कोई शक नहीं है इसमें, और काफी पहले पढ़ाई गई होगी। एक मरणासन्न पिता थे और 4 पुत्र उनको घेर कर खड़े थे मरते समय में, और आखिर उनकी विदाई बहुत अच्छी नहीं हो रही थी पिताजी की। उनको बड़ा गम था, रंज था इस बात का कि मेरे लड़के होनहार हो न सके, श्रमवान मेहनती हो न सके। तो उन्होंने जाते समय इतना ही कहा उनको कि बच्चों, मैंने आपके लिए धन तो बहुत एकत्रित करके रखा है, खूब सोना एकत्रित करके रखा है। तो कहाँ है बोले? कहानी को पूरी करेगा कोई? बोलो। अपने खेत में।
उन्होंने ये कहा खेत में कहां पर? तो देखते रहे, उन्होंने बोला कुछ भी नहीं और उसके बीच में भी चले गए। कहना भी नहीं था उनको। अब इस आशा में कि कहीं धन मिलेगा, उन्होंने पूरा खेत खोद डाला। वैसे ही जुताई का समय था, वैसे ही आलसी बच्चे कुछ काम करने वाले थे नहीं। कोड लैंग्वेज समझे। किसी समझदार ने कहा इतनी खुदाई हो ही गई है तो बीज रोपण क्यों नहीं कराते आप? तो बीज बोए गए, वहां पर अच्छी फसल आ गई। संपत्ति और दूसरी कोई थोड़ी होती, यही तो संपत्ति है। परिश्रम में ही संपत्ति छिपी है, ये उनको दिखाना था। एक सच्ची घटना है बच्चों। उदयपुर के राजा चल बसे। जब वे चल बसे, राणा चल बसे, तो उनकी तिजोरी में वो एक मैसेज छोड़ गए। बहुत सारा धन है, उसके नक्शे लिखकर चले गए। नक्शे में लिखा था यह संपत्ति मिलेगी किशनगढ़ और मकराना के ठीक बीचों बीच। अब वो ये सोचने लग गए कि उदयपुर से मकराना इतना दूर, काफी दूर है, कोई राजस्थान को होगा वो जानता हो, और उदयपुर से किशनगढ़ भी काफी दूर है, जो राजस्थान का है वो इसको भी जानता होगा। इतनी दूरी के बीच में उसका सेंटर खींच लो बोले, और कहा यह जा रहा है कि धन वहां पर मिलेगा। इतना दूर धन वहां। लेकिन मंत्री दोपहर में टहल रहा था राजा के साथ। पूरी उम्र चली गई थी उसके। वो समझता था कि समझने वाले को इशारे बताए जाते हैं और संपत्ति के खजाने के लोकेशंस इतने साफ सुथरे बताकर कोई नहीं जाता कभी भी, क्योंकि मैनिपुलेशन हो सकता है, चोरी हो सकती है, वो लीक हो सकता है सब कुछ। एग्जाम में क्वेश्चन आपको याद आ रहा होगा, एग्जाम में आंसर शीट्स लिखते थे पहले। हमारे जमाने में एक नया रूल चालू हो गया बच्चों। जैसे मैं लिख दूं सचिन जैन, इंग्लिश का पेपर चेक करने के लिए चला जाए, और उसके एग्जामिनर्स, पेपर चेकर्स जैन ही हो, तो वहां पर जातिवाद काम कर जाएगा, ज्यादा मार्क्स दे देगा। ब्राह्मण लोग होंगे, ब्राह्मण को प्रमोट करेंगे, मुस्लिम होंगे, मुस्लिम को प्रमोट करेंगे। तो तब से रोल नंबर चालू हो गए। सब कुछ सीक्रेट रहना चाहिए, किसी को नाम भी नहीं पता होना चाहिए आपका, और नाम जानने के लिए उसको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। अभी यहां पर केवल ब्लॉक नंबर, रोल नंबर वगैरह से ही काम होगा उसका। एनीवे, किशनगढ़ और मकराना, इन दोनों के बीच में संपत्ति होगी, कैसे संभव है? मंत्री दोपहर में जब टहल रहा था, उसकी दृष्टि गई, एक तरफ काला पत्थर था और एक तरफ लाल पत्थर गड़ा था। राजवाड़े की मैं बात कर रहा हूं। किशनगढ़ इज फेमस फॉर ब्लैक स्टोन, प्रिफरेबली ब्लैक स्टोन। मकराना इज फेमस फॉर प्रिफरेबली रेड स्टोन। दोनों जगह रंग के पत्थर मिलते होंगे, और मैं कोई एक्सपर्ट भी नहीं हूं। कोई मिल जाए तो मुझे मत बताना कि हाँ वहां पर ये भी है। मैं तो आपको मुद्दे की बात बताता हूं। मैंने अपना थोड़ा जीवन पढ़ने में ही व्यतीत किया है, जो पढ़ने में आता है वो मैं आपसे शेयर करता हूं। तो उसको ये लगा कि ये जो काला पत्थर है और लाल पत्थर है, ये मकराना और किशनगढ़ के सूचक है। इसके बीच में खोदा जाए और हमारी संपत्ति, हमारी तो प्रीमाइसेस में होगी, किसी और के प्रीमाइसेस में थोड़ी होगी। इसे कहते हैं सांकेतिक भाषा है, सांकेतिक। कितने जन समझ रहे हैं बच्चों? अगले पीरियड से मैं आपको
काफी कुछ ऐसी बातें बताते जाऊंगा, सब आगम की बातें होगी। हाँ, आगम की बातें। अभी तक जितनी मैं चर्चा कर रहा हूं, एक भी आगम की बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको सामान्य में बता रहा हूं सांकेतिक भाषा कहते किसे। अगले पीरियड से मैं कुछ प्रश्न पूछना चालू करूंगा आपको, और मैं चाहूंगा आप इसके उत्तर दे। यदि आप इसके उत्तर देने में सफल हो पाए, 10-20 कुछ प्रश्न पूछूंगा, विच में लास्ट फॉर 2 to 3 सेशंस। आप यह समझेंगे कैसा तर्कवाद हमारे जैन दर्शन में बताया गया है। मैं तो भूमिका जमा रहा हूं बस। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको प्रश्न पूछ, मैं मरते समय, पिताजी के मरते समय वहां पर काफी भीड़ थी। पिताजी को पता नहीं था कि असमय में ही यह समय धावा बोल देगा। कुछ समझ रहे मेरी बात को? लेकिन वो समय सामने आकर रुक गया। कौन सा समय? जाने का। अभी इतनी भीड़ में वो उसे क्या बताते? वो बताते यहां पर पैसा है, वहां पर पैसा है। तो उन्होंने इतना ही बताया कि बेटा, पीछे अपना कुआं है, कुएं के 2-3 मीटर आगे पेड़ लगाना है तुम्हें। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? सीधी बात यह हुई, पिताजी जाते समय पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं और वहीं पर कर रहे हैं, कोई तुक तो निकल नहीं रही है उसमें। और पहले लोग होते थे समझदार, और जीवन भर अपने बच्चे को कुछ सिखा पाए न सिखा पाए, क्योंकि बच्चा तो बच्चा ही है, उसे जरूर ये कह देते थे मेरी अनुपस्थिति में तुम्हें कभी समस्याएं जीवन में, तुम इनसे हर एक समस्या का समाधान पा सकोगे और तुम्हें कभी भी असंतोष नहीं होगा। आपने अभी अभी एक कथा पढ़ी होगी, कौन सी? गांठ खोल देखी नहीं। कौन सी? आप कौन से बोल रहे थे? गांठ खोल देखी नहीं। आप कुछ भी कहो, पुस्तक कितने जन ने पढ़ी? आप कुछ भी कहो, नहीं पढ़ी अभी तक? इन्होंने नहीं है। वो मंगनी चाहिए, अपने पास होनी चाहिए 10 बार वर्ड रीडिंग, वर्ड रीडिंग। डॉक्टर साहब की एक बेजोड़ पेशकश है। डॉक्टर साहब कौन? हुकुमचंद जी वाले। गजब की पुस्तक है। इसमें पहली ही कथा है, गांठ खोल देखी नहीं, जिसमें किस प्रकार पिता खूब संपत्ति कमा कर उसके बदले में एक रत्न खरीदते हैं, तिजोरी में छोड़ते हैं, चले जाते हैं। फिर उसके बाद बच्चे को कितने दुर्दिन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो रत्न ही डुप्लीकेट रहता है। फिर किस प्रकार वो पिताजी का दोस्त किस प्रकार जीवन भर उनको परछाई बनकर उनको गाइडलाइन देता है। बहुत सुंदर बात है, क्योंकि पिताजी कह चुके होते हैं उसको जाते समय, बेटा कुछ भी समस्या है तो आप इनको पूछना। अब ये मत समझना कि कोई नहीं है यहाँ पर। सलाहकार की बहुत जरूरत है जीवन में बच्चों। कब कदम उठाना, कैसे कदम उठाना, क्या कदम उठाना। यदि आपके पास सलाहकार नहीं हो जीवन में, तो आपके पास कुछ कमी तो है, और जरूर है। एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा मेरे पास पूरा पैसा है, लेकिन अभी मैं कौन सा कदम उठाऊं मुझे समझ नहीं पा रहा। यू विल फॉल शॉर्ट ऑफ नाइस फ्रेंड्स देयर। एनीवे, मैं आगे बढ़ता हूं बच्चों। एक आयुर्वेद का सिंपल रूल बताता हूं मैं आपको, उसका रहस्य भी मैं आपको बता रहा हूं। आयुर्वेद एक नियम कहता है, किसी ने सुना होगा तो हाथ ऊपर करिए। आपको ऊपरी भाग, शरीर का ऊपरी भाग, सिर, वह चाहिए ठंडा। कितने जन ने सुना है? और पैर है ना आपके, वे चाहिए गर्म। कितने जन ने सुना है बच्चों इस बात को? आयुर्वेद का सिंपल रूल है बच्चों। और तभी तो एक रूल आपको और फॉलो कर लेना चाहिए।
कौन कौन नहाता है, जरा हाथ ऊपर करिए। नहाते तो खैर सभी है। उसमें एक कहावत बनाई है, हाँ। ठंडा हो रहे यानी हाथ गरम, हाँ पेट नरम, हाँ। और सर ठंडा, हाँ। तो बीमारी को मारो डंडा। अगेन, हाथ गरम, पैर गरम, पैर गरम, हाथ गरम, हाथ नहीं, हाथ गरम, हाँ, पेट नरम, पेट नरम, सर ठंडा, सर ठंडा, बीमारी को मारो डंडा। बीमारी को मारो डंडा। ये भी एक कहावत प्रसिद्ध है। इसमें 3 बातें आई बच्चों, हाथ गरम, पेट नरम, सिर ठंडा। पैर की बात नहीं की इन्होंने, सो अभी अपन सेटल कर लेते, दोनों बातें सेटल कर लेंगे। यह आयुर्वेद का सिंपल रूल है बच्चों। कितने जन समझ रहे हैं? मैं आपको बता दूं, लोग समझते हैं ये आयुर्वेद की बात है, बट ऐसा नहीं है। आज मैं उसका भी पत्ता खोलता हूं। पहले तो मैं आपको प्रश्न पूछता हूं, स्नान की मैं बात कर रहा था, स्नान की। अभी फिलहाल कौन से पानी से नहा रहे हो दीप? गर्म पानी से नहा रहे हो। ओके 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 ओके, ठीक है। कहां से नहाना चालू करते हो आप? सिर से। और मैं समझता हूं सभी जन ऐसे ही होंगे इसके जैसे। आप सभी जन गलत कर रहे हैं। जब भी गर्म पानी से नहाओ, आपको पैर से ही नहाना चाहिए। रूल है, रूल। इसी रूल को तो फॉलो करता है वो, जो अभी अभी आयुर्वेद का रूल बताया। और मैं 12 महीने ठंडे पानी से नहाता हूं, कैसी भी स्थितियां हो। अभी मंगलायतन छोड़ के आई है तो कोई खास बात ही नहीं है मेरे लिए यहाँ का क्लाइमेट। वहां पर तो एकदम चिलिंग ठंड रहती थी, 2-2 डिग्री भी रह जाता था वहां पर। तो कहने का मेरा ये है, जब भी ठंडे पानी से नहाओ, आपको सिर से ही नहाना चाहिए। और सिर से नहाने का प्रचलन इसीलिए बताया गया है क्योंकि ठंडे पानी से नहाने का प्रचलन हुआ करता था। बट अभी काफी कृत्रिम पानी आने लग गए हैं, टंकी वंकी में स्टोर करते लोहे की। पहले तो ऐसा हुआ नहीं करता था, वो ज्यादा ही ठंडे पड़ जाते हैं, वो अप्राकृतिक हो जाता है, बीमारियों को घर बन जाता है। एनीवे, मैं अभी उसमें घुसना नहीं चाहता हूं। मैं अभी एक कंसेप्ट की तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा था। वो कौन सी चीज थी बच्चों? 2 नियम बनाए थे। एक नियम तो ये था, आपका सिर ठंडा चाहिए और पैर गर्म चाहिए, राइट। और दूसरा नियम जो काका जी बता रहे हैं यहाँ पर, वो क्या बता रहे हैं? हाथ गर्म चाहिए, पेट नरम चाहिए, सिर ठंडा चाहिए। अब बीमारी को डंडा मारो ना मारो, मुझे उसमें कुछ नहीं बोलना। इसलिए आपने कभी देखा होगा, ठंड में आप किसी के सामने नंगे पैर खड़े हो जाओ किसी ठंड फर्श पर, तो तुरंत कहते हैं वे, अब ठंड फर्श पर खड़े मत रहो, फर्श पर खड़े हो, नुकसान करता है, सब नुकसान करता है। आजकल चौके में, रसोई घर में खड़े खड़े रसोई बनाने की जो आदतें चालू हो गई है, और सब जगह मार्बल लगाने के प्रचलन चालू हो गए घर में, मार्बल संगमरमर को, और उससे स्वास्थ्य एकदम बिगड़ता जा रहा है। मंदिरों में आजकल झगमग मंदिर बनाने के चक्कर में जो संगमरमर लगाया जाता है वहां पर, और साथ में ये भी कह दिया जाता है कि मंदिर में मोजे पहनकर आपको नहीं आना चाहिए, अभिनय होती है। अब ऐसी स्थिति में रोग होंगे, नहीं तो क्या होंगे? हमें मार्बल वगैरह लगाना नहीं चाहिए था, स्पेशली ठंडे प्रदेशों की मैं बात कर रहा हूं। और ये हमें बीमार करते जा रहे, क्योंकि पैर रहते हैं उससे ठंडे, और भी ठंडा होता है वो मार्बल। एनीवे, पैर को रखना चाहिए था हमें गर्म। और दूसरी बात, जब भी गर्मी चढ़ती कुछ होता है, आपने अक्सर देखा होगा सिर पर पानी तरतरी की जाती है, पानी से ठंडा कपड़ा रखा जाता है, गीला कपड़ा रखा जाता है, देखा है आप लोगों ने? जब भी गर्मी बढ़ जाती है, नाक में से खून वगैरह बहने लगता है, जो भी कुछ होता है, तो तुरंत कहते हैं, और वैसे ही गीली पट्टी बांधने की सलाह दी जाती है। वो सिर पर गीली पट्टी बांधने की सलाह दी जाती है, पैर पर, सॉरी, पेट पर गीली पट्टी बांधने की सलाह दी जाती है, पैर पर सलाह नहीं दी जाती बांधने की। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? अभी ये तो हुआ
प्राकृतिक चिकित्सा, आपका जल उपचार समझो, प्राकृतिक चिकित्सा समझो, मुझे ना उलझना है ना मैं ये सब आजमाता रहता हूँ। आपकी जानकारी के लिए मैंने बता दिया, ये सब मैं कुछ भी नहीं करता उलझते, इतना टाइम भी नहीं है, इतना कोई बात भी नहीं है। लेकिन मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ, बात ये नहीं है, यह सांकेतिक भाषा है। सांकेतिक भाषा यह है इसकी, सिर ठंडा रखने का मतलब, सिर गर्म नहीं रखने का मतलब, क्रोध आदि कषाय विशेष नहीं करनी चाहिए। ठंडे दिमाग से सोचो का मतलब, कोई बाल्टी में तो मुंह लटके के बैठते नहीं हो तुम। ठंडा दिमाग का तात्पर्य, ठंडा मतलब शांत, एंड जल का तात्पर्य जल सम्यक का सूचक बताया गया है। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं कुछ भी, और मेरी मन गढ़ंत भी बातें नहीं बता रहा हूं। मैंने पुस्तकें पढ़ी है ऐसी जो ये बताती है कि यह तो सांकेतिक भाषा है। और सिर ठंडा रखने का तात्पर्य कोई जल में ही डुबोए रखने की बात नहीं कर रही है। हमारे विचार आदि में समभाव होना जरूरी है, उपयोग को अधिक नहीं भ्रमाना जरूरी है, सहजता होना जरूरी है, संयोगों का मिलना बिछुड़ना यह सब उदयाधीन है, ऐसा स्वीकार जरूरी है। सब नियति भवितव्यता के अधीन है, यह सब मानना जरूरी है। समय के पहले भाग्य से अधिक किसी को किसी चीज की प्राप्ति होती नहीं है, इसकी स्वीकृति जरूरी है। पंच समवाय की क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति जरूरी है। इसे कहते हैं सिर ठंडा चाहिए। अब इस सिर का तात्पर्य सिर नहीं है, सिर का तात्पर्य दिमाग है, आपका दिमाग। आगे बढ़ता हूं मैं, और पैर को गर्म रखने की बात कर रहे हैं। पैर को गर्म रखने का तात्पर्य, अबे हाथ को भी गर्म रखने की बात आई, इसका मतलब कोई मुझे बताएगा? आप निरंतर जीवन में सक्रिय बने रहो। एक जगह रुक गए, रुकना मौत की निशानी, चलना जीवन की निशानी। चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए। चलते रहिए का भी बात पैरों से चलने की नहीं कर रहे, यहां पर बात की जा रही है, चारित्रवान होने की बात कही जा रही है। चरित्रवान तो लौकिक शब्द है, उसका समावेश हमारे चारित्र में हो जाता है। और निरंतर मोक्ष मार्ग में अग्रसर रहना चाहिए, अथवा सन्मार्ग की ओर हमें निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। और पैर को निरंतर सक्रिय रखने का तात्पर्य गर्मी बने रहना। अब हाथ को गर्मी बने रहने का मतलब एम्प्टी माइंड, बात को पूरी करिए, एम्प्टी माइंड इज, अरे क्या है एम्प्टी माइंड इज? कहावत नहीं पता आपको? ये शैतान का घर माना जाता है, खाली दिमाग शैतान का घर। एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, एक कहावत चलती है। दिमाग खाली नहीं चाहिए, निरंतर स्वयं को टीवी में, गॉसिप्स में, विकथाओं में मत लगाए रखो। आप षट आवश्यक कहे हैं, उन षट आवश्यकों में निरंतर आप स्वयं को सक्रिय बनाए रखो। मुनिराज के लिए भी जरूरी होता है, उनके भी षट आवश्यक कहे हुए निरंतर स्वयं को बनाए रखते हैं। स्वयं को इतनी भी ढील मत दीजिए कि घंटों सोते जा रहे हैं आप लोग। हमारे ग्रंथों में बच्चों सर्वाधिक कर्म का बंध निद्रावस्था में कहा है। बताओ, कोई इसे स्वीकार भी करता है? लोग में कहते हैं मैं कोई खराब काम नहीं करता, मैं तो सो जाता हूं, 2-4 करता है। सर्वाधिक बंध निद्रावस्था में कहा है। स्पेशली ज्ञानावरण दर्शनावरण का सर्वाधिक बंध निद्रावस्था में होता है, क्योंकि ज्ञान का प्रयोग करते तो ज्ञान खुलता रहता। हथियार का प्रयोग करोगे तो हथियार चमकते रहते, प्रयोग नहीं करोगे तो जंग लग जाएगी। अभी रोजाना देखो यहाँ पर मिलिट्री क्या है, आर्मी है ना पास में, निरंतर बमबारी सुनाई देती है। रोजाना आप नहीं सुनते हैं क्या?
रोजाना तोप के गोले दागे जाते रहते हैं, सब हिल जाता है ना पूरा। नहीं सुनते आप? ये ट्रेनिंग चल रहा है उनका, ट्रेनिंग, और रोजाना ये चलता ही रहता है उनका। ऐसे कोई शत्रु की थोड़ी जरूरत होती है, लेकिन ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो हथियार भी निकम्मे हो जाएंगे और सोल्जर्स भी। एनीवे, मुझे उसकी बात नहीं करनी है। मैं तो अभी किस बात की बात कर रहा था बच्चों? कुछ बात कर रहा था विशेष, ज्ञानावरण की बात कर रहा था। तुम्हें ज्ञान का प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता ना? कोई बात नहीं, मुश्किल से तुम पंचेंद्रिय बने थे, संगी पंचेंद्रिय, और संगी पंचेंद्रिय की उपलब्धि ज्ञान अपेक्षा ही तो है, और तो कुछ नहीं है। और निद्रावस्था में स्थित जीव एकेंद्रिय समान कहा गया है। एकेंद्रिय अवस्था में कभी सम्यक दर्शन प्रकट होता भी नहीं है बच्चा, अत्यंत जागृत अवस्था में ही सम्यक तो प्रकट होता है। और इसीलिए दिन में सोना और अधिक सोना दोनों को वर्जित बताया गया है। जैन दर्शन में तत्वार सूत्र की टीकाएं पढ़ लेना चाहिए। खैर, प्रोक्रेस्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम, एक इंग्लिश की कहावत है। क्या कहा? प्रोक्रेस्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम। आलस समय का बहुत बड़ा चोर है, अथवा हमारे जीवन का बहुत बड़ा चोर है। यह आलस हमारे जीवन का बहुभाग चुरा लेता है, ऐसे नीतिकार एक कहावत में बोल रहे हैं। और इसीलिए पैर को और हाथ को गर्म रखने की बात कही गई है, वो स्वयं को निरंतर सक्रिय बनाए रखे। बुढ़ापे में भी आपको चाहिए निरंतर पढ़ने में, पढ़ाने में स्वयं को एंगेज्ड बनाए रखे। आप पाएंगे, जब मैंने कल चर्चा की थी ना बच्चों आपको, कि ऐसा कितना ही टाइम आया जब मैं 2 और 3 घंटे ही सोता था, तब मैं दिन में 7-7 घंटा तो पढ़ा लेता था। अभी आप सोच रहे होंगे 7 घंटा पढ़ने के लिए आदमी को 14 घंटा पढ़ना पड़ता है। आप क्या समझ रहे? मैं वैसे ही आ गए नींद में से उठ कर ये पढ़ाने के लिए जो आज का विषय पढ़ा रहा हूं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत मेहनत लगती है, और यह सब इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए है। निरंतर आपको सक्रिय रहना है। एनीवे, कहाँ तक आया बच्चों में? मैं आयुर्वेद के कुछ कंसेप्ट्स का सांकेतिक परिभाषा किया जा रहा हूं। आप समझ रहे बच्चों? अच्छा, पेट को नरम रखने का क्या अर्थ रखेंगे बच्चों? पेट को नरम रखने का क्या तात्पर्य? अकबर ने एक बार बिरबल को यह पूछा, यार ये बनिए लोग होते हैं, ये खुश कैसे होते हैं? क्या बनिए लोग इतने खुश क्यों नजर आते हैं? बात क्या है? तो उन्होंने कहा, ये गम खाते हैं और कम खाते हैं। क्या? किराने की दुकान बनिया ही चला सकता है और किसी की बस की नहीं है। किराने की दुकान कितने जनों के बच्चों? जरा हाथ ऊपर करो। घर पर पहले थी। अच्छा, वो बंद कर दी, समझ कर ही बंद कर दी होगी। उसमें क्या दिक्कत है मालूम? उसमें 1 रुपए की भी चीज किसी को चाहे 5 पैसे तो खत्म हो गया। पहले 5 पैसे की भी चीज मिलती थी, 5 पैसे के लिए भी उस सेठ को उठना पड़ता था। और उसमें कितना नचाता है वो, ये नहीं वो दिखा, वो नहीं ये दिखा, वो दिखा, वो दिखा, वो दिखा। कितना पेशेंस और उधारी भरपूर किराने की शॉप में। अब उधारी भी नहीं आनी है टाइम पर। इसके लिए चाहिए पेशेंस। क्या चाहिए? पेशेंस। अकबर ने कहा, पेशेंस तो मैं नहीं रख सकता। कि यही तो बात है, बनियों के पास पेशेंस भी कमाने का। गम खाते हैं और कम खाते हैं। हमारे मुनिराज जानते हैं ना बच्चा, भोजन का रूल जानते हैं ना? भोजन कितना करना चाहिए? 1/4 पेट तो खाली रखते हैं बच्चों, 1/4 पेट पानी पीते हैं और आधा पेट भोजन करते हैं। कितने जन फॉलो कर रहे हैं?
आधा पेट भोजन समझ में आया अर्थ क्या कहा मैंने ये कहना चाहा आधा पेट भोजन का तात्पर्य, क्योंकि आधा पेट भोजन में सब्जी भी तो आएगी। कितने जन फॉलो कर रहे हैं? इसका मतलब पानी की मात्रा ही ज्यादा होती है उनके पेट। पाव तो अलग पानी ही था, अब भोजन में तो दूध भी आ जाएगा, भोजन में तो सब्जी भी आ जाएगी, लिक्विड, मतलब लिक्विड ही ज्यादा होता है, लिक्विड की जरूरत ज्यादा होती है बॉडी को। इसका मतलब मुझे कहना यह है कम खाना, पेट नरम रखने का तात्पर्य यहाँ पर क्या लेना चाहिए आपको? यह सांकेतिक भाषा आयुर्वेद में, आयुर्वेद के कोई कंसेप्ट्स आते हैं तो उसकी सांकेतिक भाषा होती है, आपको उन्हें समझना चाहिए बच्चों। जैसे सूर्य नमस्कार कहते हैं, रोज सूर्य नमस्कार करना। व्हाट वाज दैट सूर्य नमस्कार? सूर्य नमस्कार कुछ नहीं है, उस सूर्य को नमस्कार नहीं था वो। दरअसल सूर्य एक विमान है, ज्योतिष देवों का एक विमान है, और उस विमान में अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं। अरे अकृत्रिम चैत्यालय तो कई जगह होते हैं, कोई सूर्य में थोड़ी होते हैं, बट हमें इजीली दिखे ऐसे सूर्य के ही दिख सकते यहां बैठकर। हमें मतलब बात हमारी नहीं है, चक्रवर्ती, हरेक चक्रवर्ती 84 मंजिली अपनी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर जाकर मकर संक्रांत के दिन, ककर संक्रांत के दिन विशिष्ट एंगल में जब सूरज आ जाता है, ओ आज मकर संक्रांत है आज मेरे मुंह से ऐसा निकल गया, इस मकर संक्रांत को मक्कार की संस्कृति बना दी लोगों ने। क्या कहा मैंने? हम कुछ देते लेते नहीं है बच्चों, तिलगुड़ क्या गुड़ वाला बोलते हैं लोग, तिलगुड़ का करते हैं ना। ओ आई मिस्ड इट बच्चों। मैं 2-3 दिन पहले आपको हिंट कर देता तो 2-3 दिन पहले आप घर पर फोन कर सकते होते। कल भी हिंट मिलता मुझे तो मैं आपको कह देता, तो आप घर पर फोन करके बता देते। ग्रंथ में हमारे उल्लेख भी मैं दिखा देता किस प्रकार ये मिथ्यात्व होता है ऐसा करने से। लोक में ज्योतिष का के एंगल से इसे होना मानते हैं, ग्रह नक्षत्र का प्रकोप होना मानते हैं, उसके निवारण के लिए ये तिल आदि देने का प्रचलन चालू हो गया है। मतलब ये मिथ्यात्व है बच्चों, मिथ्यात्व। लेकिन हम तो ऐसा कुछ मानते नहीं, प्रकोप प्रकोप तो कुछ मानते भी नहीं हम ऐसे, हमारे उदय के अनुसार स्थितियां बनती है। तो ये सब मिथ्यात्व है। घर पर कभी बात बनेगी, अभी तो सब हो चुका होगा जो होना है, आपको बात रख देनी चाहिए। एनीवे, सूर्य नमस्कार का तात्पर्य बच्चों, ये चक्रवर्ती मकर संक्रांत के दिन, ककर संक्रांत के दिन सूरज की इस प्रकार दिशा हो जाती है कि यहाँ से खड़े रहकर वो डायरेक्ट अकृत्रिम चैत्यालयों में स्थित जिन बिंब उनकी दिशा में हो जाते, वो डायरेक्ट दर्शन कर लेता है। सूर्य नमस्कार का प्रचलन एक सांकेतिक भाषा है। जो लोक में सूर्य को नमस्कार करते हैं ना लोग, रोज सुबह सुबह उठकर, देखा है ना बच्चों। तुलसी पूजन मतलब क्या है बच्चों? तुलसी पूजन मतलब ये भी जीव है, वनस्पति भी जीव है, आप इसे मत कुछ लो। नाग पूजन का तात्पर्य ये है, ये भी जीव है, इसे मत पूजो, इसे मत मारो। पीपल आदि के पेड़ है, सब पूजन आदि की परंपराएं भारतीय संस्कृति में बताई गई है, वो केवल इसके पीछे। गाय वगैरह भी पहले खाई जाती थी हिंदू संस्कृति के द्वारा, आपको तो कुछ पता भी नहीं आगे। ब्राह्मण वगैरह भी सब मांसाहारी थे। अब मैं ज़्यादा उलझना घुसना नहीं चाहता इसमें। सावरकर स्वयं मांसाहारी थे और वो चीड़ से देखते थे गांधी जी की तरफ। खैर छोड़िए इन बातों को, मुझे तो इतना ही कहना है बच्चों अभी कि गायों को भी मारने का एक प्रचलन चलता था, तो कंसेप्ट लॉन्च करना पड़ा कि इनकी पूंछ में कितने 33 करोड़ है, आदि 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 सब कहते ना। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा कहने पर लोग डर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कहीं टॉयलेट कर रहे हो लोग, तो वहां पर एक पत्थर रख दो, भगवान का चित्र बना दो, तो वहां टॉयलेट करना बंद करते, क्योंकि आदमी श्रद्धावान है भारत का।
उसके आस्था अस्मिता की बड़ी वो चिंता करता है कि कम से कम उसके डर से तो वो ना करे ऐसे। तो ये सब परंपराएं है, भगवान वगैरह ये सब कुछ होते नहीं है कभी। जल को भी भगवान बोला, जल देवता बोला वो इसीलिए कि जल का प्रयोग तुम डिसिप्लिन से करो, अनुशासन से करो, कैसे भी मत बहाओ उसको। इसमें भी जीव है, इसमें भी घात होता है जल का, ये बताना था। अग्नि की भी पूजन का भी यही भाव था बच्चों, और कुछ नहीं था कि ये भी जीव है। खैर आइए, ये सांकेतिक भाषा है, सब सांकेतिक। मिथ्यात्व का मिथ्यात्व की पगड़ी मत पहन कर बैठो। काफी सारी बातें हैं, जब मौका लगेगा मैं उसकी विशेष बात करूंगा। अंत में एक बात कहूंगा, फिर बस करूंगा। 55 मिनट वैसे ही हो गए, बस करते हैं। मुझे तो आधे ही घंटे लेने का भाव था। कल थोड़ी सी भूमिका करके मैं विषय को प्रारंभ करूंगा। ओम।